दोस्तों, एक प्रश्न हम लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि आरओ के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना कितना जरूरी है, और अगर ये जरूरी है तो इसे हम लोग कैसे, कितना, कहां से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आरओ के लिए 22 जुलाई से हमारा एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उस बाबत मुझे यह जरूरी लगता है कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि मुझे कौन सी चीज कहां से कितनी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अपना समय किन चीजों को पढ़ने में नहीं गंवाना है, यानी क्या चीजें हमें पढ़ने से बचना है। आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर तैयार करने से संबंधित है। देखिए, आइडियली तो आप कुछ भी यदि नया पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेहतर ही होता है, आपको उससे लाभ ही होगा। लेकिन डिलेमा तब क्रिएट होता है जब हमारे सामने पढ़ने के लिए कई सारे विषय हों और उसके बरक्स समय जो है वो सीमित हो। ऐसे में हमारे सामने ये चुनौती रहती है कि उस सीमित समय में इतने सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करना, और इसमें यदि हम किसी एक सब्जेक्ट पर डेली बेसिस पर 1, 1.5, 2 घंटा तक दे रहे हैं तो क्या वह हम किसी अन्य विषय की कीमत पर तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यदि हम लोगों को यह समझना है कि आरओ में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, कितना प्रिपेयर करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो काम हम लोगों को करना है वो ये कि आरओ के लिए करंट अफेयर्स की डिमांड क्या है, यानी आरओ में करंट अफेयर्स की नीड को समझेंगे, और नीड को समझने के बाद ही हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीलिम्स के स्तर पर यहां पर 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी को छोड़ दें तो जीएस में करंट अफेयर्स की भूमिका होती है, ठीक ठाक भूमिका होती है, और इन करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं वो आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नेचर का ये पेपर होता है। जब मेंस की हम लोग बात करें तो यहां पर हिंदी के पेपर को हटा दें और हिंदी ड्राफ्टिंग के पेपर को हटा दें तो जीएस और निबंध दोनों में ही करंट अफेयर्स की भूमिका होती है। जीएस अगेन यहां पे ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, एमसीक्यू बेस्ड यहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल करने का तरीका मेंस के डिस्क्रिप्टिव करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को टैकल करने के तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर में प्रश्न का उत्तर 4 विकल्पों में से हमें खोजना होता है, जबकि सब्जेक्टिव में हमें अपनी तरफ से उस इश्यू पर, उस मुद्दे पर कुछ ना कुछ लिखना होता है। यहां पर देखें तो जीएस में ऑब्जेक्टिव नेचर का है, परंतु निबंध में भी करंट अफेयर्स की ठीक ठाक भूमिका होती है। अब आप कहेंगे निबंध में कैसे होती है, तो देखिए, निबंध आपको पता ही है कि निबंध यहां पर दरअसल 3 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए, बी और सी सेक्शन में 2 जो टॉपिक्स हैं वो 2 में एक तो सीधा और सीधा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है, जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दे ही पूछे जाते हैं निबंध के लिए, और दूसरा यहां पर टॉपिक आता है योजनाओं से संबंधित। योजनाओं में भी दरअसल कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही योजना को पूछते हैं, कोई पुरानी योजना को नहीं पूछते हैं। जैसे उन लोगों ने जनधन योजना पूछी, उसी वर्ष मनरेगा पूछी। यहां पर यदि बात करें तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दों में जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पूछ लिया, या फिर प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का प्रभाव पूछ लिया। तो इस तरीके से यहां पर करंट ओरिएंटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सेक्शन सी में ही पूछा जाता है, बल्कि सेक्शन ए और बी में भी कई बारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सेक्शन ए में शिक्षा क्षेत्र के निबंध में वो पूछ सकता है नई शिक्षा नीति, पूछा हुआ है ऑलरेडी। इसी प्रकार से सेक्शन बी में यदि हम आ जाए कृषि क्षेत्र में, वो हम लोगों से पूछ सकता है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं और जो किसान आंदोलन है उसका क्या संबंध है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र सेक्शन ए में वो पूछ सकता है कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक उससे संबंधित। तो आप समझिए कि ये जो जितने भी प्रश्न है इसमें सेक्शन ए, बी, सी तीनों में ही करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत भूमिका देखने को मिल जाती है। ये तो हो गई एग्जाम की डिमांड। पर जब हम इन निबंध के प्रश्नों का अवलोकन करते हैं, ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि इसमें दरअसल वही इश्यूज पूछे जाते हैं जो कि उस वर्ष में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। यदि साल के 10-12 ऐसे इश्यूज को हम लोग छांट लिए तो हम लोग निबंध के लिए अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। वो इश्यूज आपको अलग से ही समझ में आ जाएंगे। क्या इसके लिए जरूरी है कि हम लोग डेली बेसिस पर 1-1, 2-2 घंटे के कोई लेक्चर्स अटेंड करें, या फिर इसमें कोई वेबसाइट पढ़ने में अपना बहुत ज्यादा समय दें? ये तो हो गई एग्जाम की डिमांड, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके आंसर पे आते हैं। तो देखिए, जहां पर बात हो रही है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की, तो इन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका एक तो ईयरली कंपाइलेशन आता है जो कि घटना चक्र का रहता है, दृष्टि नाम से, या घटनासार का। आप उसको यदि करेंगे तो आपको लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो वहीं पे मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। उसके साथ साथ यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पर इसी मैगजीन को कर सकते हैं। घटना चक्र की ही मंथली मैगजीन को, कभी मंथली भी आती है, कभी 2 महीने पर भी आती है। इस मैगजीन को यदि आप कहते हैं तो बाकी भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके यहां से हो जाते हैं। तो इसके लिए यदि हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स किसी भी कोचिंग संस्थान का या किसी मैगजीन से आप डेली बेसिस पर उसको तैयार कर रहे हैं, तो वास्तव में उतनी ज्यादा यहां पर आवश्यकता है नहीं। कारण कि यहां पर इतने ज्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे आपके पास
कि पर डे के हिसाब से और गैर जरूरी फैक्ट्स वो सभी, जब आपका जो दिमाग की मेमोरी जो है वो लिमिटेड है तो उसमें अनलिमिटेड चीज भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गैर जरूरी चीजें हम जितना ज्यादा अपने दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा अतिरिक्त फैक्ट्स भरेंगे, उतना ही जरूरी फैक्ट्स, काम के फैक्ट्स से वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर यदि हम लोग ईयरली और मंथली मैगजीन्स को कवर कर लेते हैं तो उतने से ही हमारा जीएस में काम चल जाएगा। और रही बात निबंध के डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो इसके लिए हम लोगों को जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, केवल उन पर अपनी नजर बनाए रखना जरूरी होगा। उसको हम लोग आसानी से किसी भी वेबसाइट से, ये बहुत ही ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं, और इनमें देखा जाए तो इसमें अब हम लोगों का जो निबंध का बैच है उसमें तो हम इससे संबंधित नोट्स देंगे ही, लेकिन अलग से भी यदि कोई इससे रिलेटेड तैयारी करना चाहता है तो आराम से गूगल सर्च करके इन 10-12 मुद्दों को आसानी से तैयार कर सकता है। उसके लिए हमें डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा एडिटोरियल डिस्कशन, प्रीलिम्स बूस्टर, प्रीलिम्स फैक्ट्स, इस तरह की तमाम सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। पीसीएस का पेपर हालांकि अलग होता है। पीसीएस के पेपर में मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर का, और वहां पर जीएस के विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों को अपनी पैनी नजर रखना जरूरी होता है। परंतु आरओ की यदि बात करें तो यहां पर ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पूछे जाने, इनको तैयार करने के लिए हम लोगों की ये मैगजीन्स ही पर्याप्त हैं। अब डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कराने वालों की समस्या ये होती है कि उनको रोज का रोज वीडियो क्रिएट करना ही है। तो कई बार अगर समाचार उतना महत्वपूर्ण नहीं भी है, फिर भी वो लोग समाचार को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कई सारी चीजें, कई फालतू की न्यूज भी पढ़ा देते हैं। उसके अलावा यदि देखें तो वहां पर इतने ज्यादा फैक्ट्स का भंडार हो जाता है कि आप उनके लिए उनको रिवाइज कर पाना इतना आसान होता नहीं है। और हर वो चीज जो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं उसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम एक पढ़ाई का गोल्डन रूल ये कहता है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसके लिए कम से कम 3 बार रिवीजन जरूरी है। और यदि आप 3 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को, तो फिर उतना करना ही क्यों। उससे लाख गुना बेहतर स्ट्रेटजी ये होगी कि आप मंथली मैगजीन को डेली बेसिस पर यदि पढ़ना ही है तो मंथली मैगजीन को ही पढ़ें। उसको आप 10 से 12 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, यदि आप पर डे 2-2 घंटा भी दे रहे हैं, 1-1 घंटा भी दे रहे हैं उसमें तो भी। और 10-12 दिनों की बात करने के बाद आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए मंथली मैगजीन को। उससे बेहतर रणनीति करंट अफेयर्स के लिए कोई भी हो ही नहीं सकती है। अंत में जब आपका उसी मैगजीन का कंपाइलेशन आएगा, आप उसको पढ़ लीजिए। ये आपका सबसे बेहतरीन स्थिति हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो यहां पर वास्तव में डेली बेसिस पर हमें 1 से 2 घंटा, 2.5 घंटा खपाने की जरूरत है नहीं। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े वो अपना समय यहां पर बचाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि सभी बातें को हम लोगों ने तर्कों के हिसाब से समझने की कोशिश की। इसमें कोई भी मेरा पर्सनल मोटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।